अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक। जिस तरह आपके साथ वादा किया गया था कि इंशाल्लाह मैं आपको B1 एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करवाऊंगा। तो आज मुझे मौका मिला। तो आज हम जो है ना ताज़ीरात पाकिस्तान से स्टार्ट लेंगे। जिस तरह आपको पता है कि ताज़ीर की मनी सज़ा है, और ये जो ताज़ीरात पाकिस्तान है ये सज़ाओं का मजमूआ है। और जितनी भी सज़ाएँ अदालत देती है, FIR दर्ज होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के दफ़ात उसमें लगते हैं। तो उस पे जब भी कोई शख्स सज़ायाब होता है तो वो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत होता है। तो आज हम इसकी दफ़ात जो है 2, 19, 21 और 29 को पढ़ेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ ताकि आपको समझ आए। बाद दफ़ा ये ई टवल ऐसा करते हैं कि वो क्वेश्चन को इस तरह बना देते हैं, एक ही क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान बज़ाहिर लगता है, लेकिन उसमें जो कैंडिडेट होता है उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता ना। जब आपका कंसेप्ट जो है ना क्लियर नहीं होगा एक क्वेश्चन पे, तब उस क्वेश्चन को आप हल भी नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह हम हर लिहाज से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, तो पहला दफ़ा है दफ़ा 2, जराइम की सज़ा जिनका इर्तिकाब पाकिस्तान में होगा। जिस तरह दफ़े से ज़ाहिर है कि वो जराइम यानी जिसका इर्तिकाब पाकिस्तान के अंदर हो, यानी पाकिस्तान की हदूद के अंदर हो, तो उसकी तशरीह की गई है। हर शख्स जो पाकिस्तान में ऐसे फ़ेल या तर्क फ़ेल का मुर्तकिब हो जो खिलाफ कानून मजमुआ हाजा में और इसी मजमूई की रूह से सज़ा का मुस्तवजिब होगा, ना कि किसी और कानून की रूह से। अभी इसमें फ़ेल या तर्क फ़ेल ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, इसके अलावा मजमुआ हाजा इस्तेमाल हुआ है ना। तो हम पहले जो है ना फ़ेल की वो करते हैं कि फ़ेल किया होता है, तर्क फ़ेल किया होता है। यानी हर वो शख्स फ़ेल कहते हैं किसी अमल को, किसी काम को आप करते हैं, ठीक है ना। तर्क फ़ेल यानी वो फ़ेल जिसका करना आप पर लाजिम है, आप उसको तर्क कर देते हैं। और मजमू हाजा ये जिस पे हम बात कर रहे हैं, मजमू हाजा ये ताज़ीरत पाकिस्तान हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ फ़ेल का, कि किसी को कत्ल करना, कि चोरी करना, ठीक है ना, डाका डालना वगैरह, जितनी भी ये जो जराइम के ज़िम्मे ये एक अमल है, एक एक्शन जिसको हम कहते हैं, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई इस तरह काम करते हैं जो ठीक नहीं होता, तो कानून की रूह से भी वो ठीक नहीं है। किसी को कत्ल करना, चोरी करना, डकैती करना वगैरह, ये जो है ना ये इससे कानून ने मना किया है। तो अ, तो इस वजह से ये इन्होंने यहाँ पे फेल का वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब तर्क फेल का क्या मतलब है? तर्क फेल का मतलब ये है कि एक ऐसा अमल जो कानून आपको कहता है कि आप उस पर अमल करें और आप उसको तर्क कर देते हैं, वो नहीं करते आप। फॉर एग्ज़ाम्पल कानून ने हर शहरी को पाबंद किया है कि वो जो है ना पुलिस और मजिस्ट्रेट की मदद करे, पुलिस और मजिस्ट्रेट की मदद करे। आप ज़ाब्ता फौजदारी की जो 42 दफ़ा 42 है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि आवाम को पाबंद किया गया है कि आप पुलिस और मजिस्ट्रेट की मदद करें। अब आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आपसे कोई शख्स जो है ना आपकी जायज़ हिरासत से भाग जाता है, और आप किसी शख्स को कहते हैं कि इसको पकड़े, और उनको मतलब उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो पकड़ सकता है, उसमें इतनी ताकत है, उसके पास इतना जो है ना वो वसीला मौजूद है, ज़राए मौजूद है कि उसको बआसानी पकड़ सकता है, वो नहीं पकड़ता। या अ, आप जो है ना एक शख्स है, आप तलाशी ले रहे हैं किसी मकान की, ठीक है ना। तो आप किसी को कहते हैं कि हमने तलाशी लेनी है, आप हमारे साथ आए घर में, ताकि जो है ना हम जो भी चीज़ बरामद करें आपके सामने हो, ताकि बाद में कोई इल्ज़ाम ना आए। तो वो क्या करता है, वो इनकार कर देता है, यानी मदद नहीं करता। तो यहाँ पे जो है ना वो तर्क फेल करता है, तर्क फेल करता है यानी कानून इसको बंद किया है कि आप वो काम करें, लेकिन वो जो है ना वो इसको नहीं करता। तो इस वजह से जो है ना वो
जुर्म का मुर्तकब होता है। इस मजमू हाजा के तहत वो सज़ा का मुस्तवजिब होगा। हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से दफ़ात है जिसमें आम आवाम को जो है ना वो पाबंद किया गया है कि वो पुलिस के साथ मदद करे, उसको हम फिर पढ़ेंगे। और हर वो फ़ेल या तर्क फ़ेल जो इस मजमूआ हाज़ा के तहत सरज़द हो, वो क्या होगा, वो सज़ा का मुस्तवजिब होगा। किसी और कानून की रूह से उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर कोई ऐसा फ़ेल है जो किसी और कानून की रूह से वो काबिल सज़ा है, तो उस कानून में जो सज़ा मुकर्रर है उसके तहत उसको सज़ा दी जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो फ़ेल है या तर्क फ़ेल है, इसका कंसेप्ट जो है ना आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई इशू वगैरह, मैं इंशाल्लाह ये सारा जो है ना चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, जब भी आपको कोई इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है दफ़ा 19। इसमें जज की तारीफ की गई है। तो जज की तारीफ जिस तरह आपको पता है कि जितनी भी जज साहिबान है ना, ये हमारे इधर सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। किसी मुकदमा में फ़ैसला सादिर करने की उसको क्या होती है, एक कानूनी इख्तियार हासिल होता है। जब भी किसी भी शख्स को, आप एक बात को समझे, यहाँ पे कानूनी तौर पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, कानून की रूह से किसी भी शख्स को कानून की रूह से कोई इख्तियार दिया गया हो तो वो जज कहलाता है। बस इसको आप समझे आसानी के साथ। अभी मुकदमात तो बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है ख्वाह वो दीवानी हो या फौजदारी हो। फौजदारी में जो क्रिमिनल केसेस है इसको फौजदारी कहते हैं। किसी को कत्ल करना, चोरी करना, ये जो फौजदारी मुकदमात होते हैं, असल में ये स्टेट के खिलाफ, मतलब स्टेट रियासत के खिलाफ कोई ऐसा गैर कानूनी अमल होता है। ये जो सिविल केसेस होते हैं फौजदारी, ये आपस में प्राइवेट अशखास के आपस में मामलात हों, जिस तरह कोई शादी का कोई मसला है या कोई घरेलू इस तरह इशू है, लोग सिविल कोर्ट चले जाते हैं। या इसके अलावा जो ज़मीन के मुकदमात है, तो ये जो है ना ये सिविल उसमें आते हैं। तो इस फिर ऐसे मुकदमात में जज को कानूनी पर तौर पर कोई फैसला करने का जो इख्तियार होता है वो जज कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको बस इस तरह आप समझिए। बाकी ये कानून में बाज़ अल्फाज को मिलाकर इस तरह इस तरह जो है ना दफ़ा बनाया गया होता है कि आप इसको समझ नहीं पाते। तो नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 21, सरकारी मुलाजिम। सरकारी मुलाजिम की ये 10 सूरतें, 11 सूरतें बयान की गई है। तो हम जो है ना सिर्फ शॉर्ट में जो है ना आपको मैं ये बताऊं, वैसे तो जो मैं सबको इस तरह एक एक करके मैं पढ़ूंगा तो आप जो है ना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं इसको जो है ना वो डिवाइड करता हूँ ना। फर्स्ट में जो है ना वो सरकारी मुलाजिम, अच्छा, इसमें फर्स्ट में उन्होंने वो कानून का हवाला दिया है ना कि इस तरह वफाकी कानून के तहत जो मुख्तलिफ तरमीमात होती है, इस हवाले से ना वो जो फर्स्ट में था उसको हज़फ किया गया है। दूसरे में ये है कि जितनी भी हमारी डिफेंस फोर्सेस है, जो डिफेंस फोर्सेस के मतलब, मेरा मतलब ये है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सारे जो है ना सरकारी मुलाजिम के उसमें आते हैं। और थर्ड में हर जज जो है ना वो भी इसमें आता है। हर जज जिसकी जिस तरह हमने तारीफ की कानून की दूसरी जिसको इख्तियार दिया गया हो। और फोर्थ में ये है कि अदालत में जितनी भी मुहर्रर हो गए, इसके अलावा अदालत की जितनी भी कोई लिखाई का काम कर रहा है, तो कोई जो है ना दस्तावेज बना रहा है, तो सारे जो है ना वो क्या कर रहे हैं, वो क्या है, वो सरकारी मुलाजिम है। और इसके अलावा पंजम में यानी ये पाँच में ये लिखा है कि हर एक जूरी, मतलब जूरी या पंचायत का हर रुकन जो किसी अदालत इंसाफ सरकारी मुलाजिम की एआनत कर रहा हो। तो यहाँ पे भी ये कि अगर का अदालत की तरफ से या मजाज अथॉरिटी की तरफ से ओ, किसी ग्रुप को ना, या किसी शख्स को, या, या किसी सरकारी मुलाजिम जो है ना किसी प्राइवेट शख्स को कहे कि आप ये काम करें, जब तक वो सरकारी काम कानून की रूह से अंजाम देता है, वो भी जो है ना वो भी सरकारी शख्स, वो भी सरकारी मुलाजिम की तारीफ में आता है। एक प्राइवेट शख्स उस वक्त तक सरकारी मुलाजिम है जब तक वो अदालत के हुक्म से या कानून की रूह से या किसी मजाज अथॉरिटी की रूह से कोई काम उसको सुपुर्द किया गया हो कि आप वो करें,
تو جب تک اس کام میں وہ انوالوڈ ہے وہ کیا ہے، وہ سرکاری ملازم ہے. اچھا، ششم یعنی سکس میں ہے، ہر سالس اگر کوئی سالسی عموماً سیول کیسز میں ہوتی ہے، عدالت کے تحت سالسی ایک کمیٹی وہ بنا دیتا ہے کہ آپ جائیں وہاں پہ جو سرکار جو جتنی بھی پرائیویٹ اشخاص ہیں ان کے درمیان آپ ایک سالسی کا وہ کردار ادا کرے، اس کو حل کرے تو ہمیں رپورٹ کرے. ٹھیک ہے نا. تو پھر جب تک وہ رپورٹ سبمٹ نہیں کرتا تب تک وہ لوگ جو ہے نا وہ کیا ہوں گے، وہ سرکاری ملازم تصور ہوں گے. ہفتم میں یہ ہے کہ ہر ایک ایسا شخص جس کو قید کرنے کا اختیار ہو. ہر شخص تو قید نہیں کر سکتا، پرائیویٹ شخص تو قید نہیں کر سکتا، پولیس ہو گیا، پولیس والا ہو گیا، یا کوئی ایسا شخص جس کو قانون نے اختیار دیا ہو کہ آپ اس کو پکڑے. جس طرح پرائیویٹ شخص جو ہے نا وہ گرفتاری عمل میں لا سکتا ہے لیکن تلاشی نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے نا. اس کو ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے جس شخص کو یہ اختیار دیا گیا ہو کہ وہ کسی شخص کو گرفتار کرے وہ بھی سرکاری ملازم ہے. اور ہشتم میں یہ ہے کہ حکومت کا ہر وہ آفیسر جس کا فرد بحیثیت عہدیدار مذکورہ کہ یہ ہو کہ جرم کی روک تھام کرے، جرائم کی اطلاع دے اور مجرموں کو انصاف کے لیے پیش کرے یا عام الناس کے تحفظ کے لیے صحت، سلامتی یا سہولیات کا خیال رکھے. مطلب حکومت کا ہر وہ افسر، یہاں پہ حکومت کا ہر وہ افسر کا ذکر کیا گیا، یعنی حکومت کا ہر وہ افسر. تو یہاں پہ وہ اگر جرائم کی روک تھام کر رہا ہے یا جرائم کے حوالے سے کوئی اس طرح اطلاع دے رہا ہے یا جرائم پیش اشخاص کو عدالت میں پیش کر رہا ہے، وہ کیا ہے، وہ پھر سرکاری ملازم ہے. ٹھیک ہے نا. یا کوئی ایسے اقدامات لا رہا ہے جس سے عوام کے فلاح بہبود یا اس کے تحفظ ہو رہا ہو نا، تو وہ بھی سرکاری ملازم ہے. اور نحم میں وہ جو ہے نا آپ ہر ایک آفیسر جس کا فرض بحیثیت عہدیدار مذکور ہے کہ یہ ہو کہ حکومت کی جانب سے املاک کو قبضے میں لے، وصول کرے، تحویل میں رکھے یا صرف کرے. حکومت کی طرف سے کوئی پیمائش، یہاں پھر ان پیمائش کا وہ جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے نا کہ یہ جو ہمارے پٹواری حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، یہ مختلف جگہوں کی جو ہے نا وہ پیمائش وغیرہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایسی بھی محکمے ہیں جو فوڈ اتھارٹی ہو گیا یا اس طرح اور بھی لوکل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مختلف اشیاء کی پیمائش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے. تو وہ بھی جو ہے نا وہ بھی سرکاری ملازم تصور ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک انہوں نے بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی ہے تو میں اس میں جانا نہیں چاہتا، پھر آپ کنفیوز ہوں گے. اور پھر ہم جو ہے نا جاتے ہیں دام پہ، لاسٹ پہ جاتے ہیں نا. اس میں یہ ہے کہ ہر ایک آفیسر جس کا فرض بحیثیت عہدیدار مذکورہ کہ یہ ہو کہ کسی دیہات، شہر، ضلع کے غیر مذہبی اغراض عامہ کے لیے کسی املاک کو قبضے میں لے، وصول کرے، تحویل میں رکھے یا صرف کرے، کوئی پیمائش تشخیص کرے، کوئی رسوم یا ٹیکس ادا کرے یا کسی دیہات، ٹاؤن یا ضلع کے باشندوں کے حقوق کے تعین کے لیے کوئی دستاویز مرتب کرے یا اس کی تصدیق کرے یا تحویل میں رکھے. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے جتنے بھی یہ لوکل لیول پہ ٹیموں ہو گیا، میونسپل کمیٹی جو ٹیکس وغیرہ وہ جو ہے نا وہ کلیکٹ کرتے ہیں، وہ بھی کیا کہیں، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی سرکاری ملازم ہے. تو لاسٹ پہ ہے ہر وہ شخص جو کسی عہدے پر فائز ہو، کسی وجہ سے انتخابی فہرست تیار کرے. اب یہ الیکشن کمیشن کے جو جتنی پولیس الیکشن کمیشن کے جتنی بھی عہدیداران ہیں جو انتخابی فہرست تیار کرتے ہیں الیکشن کے لیے، وہ بھی کیا آتے ہیں، وہ بھی سرکاری ملازم کی تعریف میں آتے ہیں. تو ان کو میں نے ذرا سب کو بڑا کر کے جو نا ڈیوائڈ کر کے نا اس کو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. ادروائز اگر آپ اس کو ایک ایک لفظ کو پڑھیں گے یا ایک فکر کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. تو اس کو میں نے اس طرح ڈیوائڈ کیا ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم نے کس طرح ڈیوائڈ کیا ہے. ہم نے اس طرح اس کو ڈیوائڈ کیا ہے کہ جتنی بھی بری افواج ہے، بحری افواج ہے یا جو فضائی افواج ہے، ایئر فورس ہو گیا، آرمی، نیوی، ایئر فورس، یہ بھی سرکاری ملازم ہے. ہر جج جو ہے نا وہ سرکاری ملازم ہے. عدالت کا ہر عہدیدار جو ہے نا اگر عدالت میں کام کر رہا ہے وہ بھی جو ہے نا وہ بھی سرکاری ملازم ہے. اگر عدالت کی طرف سے کسی شخص کو، سرکاری ملازم کو جو ہے نا
सरकारी मुलाजिम की तरफ से किसी प्राइवेट शख्स को इख्तियार दिया जाए, जब तक वो इख्तियार वो लाता है अपने उस मकसद की तामील में, तो वो भी क्या है, वो भी सरकारी मुलाजिम की तारीफ में आता है। या कोई सालिसी के लिए कोई कमीशन मुकर्रर होता है अदालत की तरफ से, वो भी सरकारी मुलाजिम की तारीफ में आता है। और किसी शख्स को कैद करने का इख्तियार हो, तो वो भी सरकारी मुलाजिम है। और जराइम की हर अफसर हुकूमत की तरह जो जराइम की बेहकनी करता है, जराइम को रोकता है, इतलात देता है, या इसी जराइम पेश अफराद को अदालत में पेश करता है, वो भी क्या है, वो भी सरकारी मुलाजिम है। और इसके अलावा ये जो हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे जितनी भी डिपार्टमेंट्स है, म्यूनसिपल तहसील म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारान, इसके अलावा ये जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, ये भी क्या है, ये भी सरकारी मुलाजिम है। जो हमारे डीसी ऑफिस के हो गया, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के जितने भी एहलकार, ये भी सरकारी मुलाजिम की तारीफ में आते हैं। और लास्ट में ये है कि हमने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो एहलकार है, जो इंतखाबी फरिश्ते वगैरह तैयार करते हैं, वो भी क्या आते हैं इसमें, वो भी सरकारी मुलाजिम की तारीफ में आते हैं। अब आते हैं दस्तावेज़ की तरफ कि दस्तावेज़ क्या होता है। हम इसको पहले पढ़ते हैं। लफ्ज़ दस्तावेज़ किसी ऐसे मवाद को ज़ाहिर करता है जो किसी मादी शय, हरूफ, हिंद से या अलामात के ज़रिए मज़कूरा ज़राए में से एक या एक से ज़ायद ज़राए में इस नीयत से इस्तेमाल किया जाए या वो मवाद शहादत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता हो। अभी दस्तावेज़ का मतलब ये नहीं है कि ये कोई पेपर है, ठीक है ना, सिर्फ पेपर को या डॉक्यूमेंट जो है ना उसकी तरफ इशारा है, नहीं नहीं। ये जो है ना हर एक शय, वो किसी लफ्ज़ की शक्ल में हो, किसी इलामत की शक्ल में हो, या किसी जो है ना वीडियो, ऑडियो, तस्वीर की शक्ल में हो, तो फिर जो है ना ये क्या है, ये एक दस्तावेज़ है। अदालत इसको जो है ना तलब कर सकती है और इसकी जो है ना छानबीन करके इसकी वेरिफिकेशन कर सकती है। किसी भी मुकदमा में, सिविल मुकदमा हो या कोई जो है वो क्रिमिनल इस तरह फौजदारी मुकदमा हो, तो उसमें बतौर शहादत पेश की जा सकती है। फिर इसकी कुछ जो है ना वो लवाज़िमात है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो है जिस तरह डॉक्यूमेंट्स या यहाँ पे दस्तावेज़ लिखा है, इसकी जो है ना तारीफ यही है कि हर वो चीज़ जो अदालत बतौर शहादत तलब करे, वो क्या कहलाता है, वो दस्तावेज़ के कहलाता है। इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये जो है ना ये इलामत जो है, ये शहादत जो है ना किसी अदालत में इस्तेमाल की जा सकती है, नहीं। तो इससे कोई गर्ज नहीं है। अगर वो अदालत तलब करे तो वो क्या है, दस्तावेज़ कहलाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी जगह पे आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है, मैं इंशाल्लाह उसको उसका जवाब दूंगा, फिर आपको वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा ये है कि अपनी तरफ से आप कोशिश करें, आप इसको पढ़ने की कोशिश करें, सिर्फ इस वीडियो पर आप इक्तिफा ना करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो दफ़ा 34 है, 40 है, और इसके अलावा जो है हम निकनियति को जो है ना वो पढ़ेंगे। तो हमारे साथ रहिए और हमारे इस चैनल्स को एटलीस्ट आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है ना लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।